हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा इसके तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों की सहायता के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन सीरीज शुरू किए हैं, जिसका ये 2021 के फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आप लोगों के आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वे कहे जाते हैं। यानी कि उस तत्व का नाम बताना है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है धातु। यानी कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने के लिए क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर हमने जिंक को लेपित अगर कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहसंयोगी यौगिक, यानी यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको ये पता करना है कि इसमें से सहसंयोगिक यौगिक कौन है। सहसंयोजी यौगिक उसे कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के बंधन बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आभूषण बनाने के लिए सोना होता है। यानी जो आभूषण बनाए जाते हैं, गहना बनाए जाते हैं, उसके लिए जो सोना का उपयोग किया जाता है वह सोना किस प्रकार का होता है, यानी कि उससे शुद्धतम क्वालिटी कितनी होती है। तो होता है 24 कैरेट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है, यानी उत्कृष्ट तत्व है। यानी कि यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम दिया गया, उसे उत्कृष्ट कहा जाता है उसे जिसका बाह्यतम कक्षा भरा हुआ होता है। वैसे तत्वों को उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय या नोबल गैस कहा जाता है। तो हमारे अगर आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी के जो 18वें वर्ग के जितने भी तत्व हैं सारे के सारे उत्कृष्ट है, यानी कि अक्रिय गैस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन। यहाँ पर जो 18वें तत्व हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे के सारे उत्कृष्ट गैस है, यानी कि इसका बाह्यतम कक्षा भरा हुआ है या किसी गैस के साथ अपना अभिक्रिया नहीं करते। अगला प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी तांबा और टीन को जो मिलाने से जो मिश्र धातु बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कांसा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिसका उपयोग टूटे फूटे हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए किया जाता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अभिक्रिया को, अर्थात अम्ल और क्षार के जिसके साथ अभिक्रिया होते तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। यानी श्वसन करते हैं तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है। तो उस श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। जो हमारे दांत होते हैं उसके ऊपरी परत जो चमकता है, जो श्वेत रंग की दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है एनामेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके जितना हो सके उतना क्वेश्चन बनाएं और बाद में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कितना सही हुआ कितना गलत। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी कि मानव का जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर पाया जाता है। यानी जो परागकण होता है वो फूल के जो
पराग कोष होते हैं उसमें परागकण पाई जाती है। जो भंवरे के देह पर जो लगा है हल्का हल्का रेत यानी कि बालू की तरह, वही क्या है, परागकण है, वो पराग कोष में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग कोष। अगला प्रश्न है कि चलनी नालिका पाई जाती है, यानी चालनी नालिका किसमें पाई जाती है? तो चालनी नालिका पाई जाती है फ्लोएम में। फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाले उत्तक है, जिसका काम होता है जो पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार की जाती है, उन बने हुए भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाने का काम जो करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिका का जीवन काल के कितने होते हैं, यानी कितने दिन तक ये जीवित रहते हैं हमारे शरीर में? तो लाल रक्त कोशिका हमारे शरीर में 120 दिन तक जीवित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी मानव के शरीर में जो सबसे बड़ा कोशिका सबसे लंबा कोशिका पाया जाता है वो कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन पाया जाता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है, यानी अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो अंडाणु होता है फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर होता है कितने के बराबर? 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि डीजल का उपयोग होता है, डीजल जो होता है उसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में होता है। जितने भी भारी वाहन है, ज़्यादा वजन लोड करने वाले जो भी वाहन है उसमें डीजल का उपयोग होता है। जो ट्रेन का इंजन होता है उसमें भी होता है। विद्युत उत्पादन में भी होता है। विद्युत उत्पादन में कैसे, जो जनरेटर होता है तो उसमें जो दमकल पीछे लगा होता है उसमें भी क्या, मिट्टी तेल का डीजल का ही उपयोग होता है। तो इसका सभी उत्तर सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं? तो सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा विद्युत में उसका क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी जो सोना होता है तो सोना का रासायनिक सूत्र Au होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 79। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? यानी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण क्रिया यानी जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण, यानी बाद बाकी जितने भी अभिक्रिया इसमें सब में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की सबसे पहले जान लेते हैं कि संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता वो चीज़ होता है कि किसी भी तत्व को बाहरी कक्षा को भरने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है उसे ही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या की बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखा, दूसरे में 6। अब ये इस बाहरी कक्षा को भरने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी 2 इसमें अगर दे दिया जाए तो इसके बाहरी कक्षा यानी के वाला जो कोष है वो भर जाएगा। तो वही 2 क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता। तो ऑक्सीजन की संयोजकता होगी 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में जल का pH मान होना चाहिए। जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए जल का pH मान होता है 5.6 से कम होता है। अगला प्रश्न है कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? यानी जो चींटी काटता है तो बहुत ही क्या दर्द देता है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। इसे ही साधारण भाषा में फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए जिसमें
किस किस चीज़ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं दिया गया। जैसे सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल जो नेटल का पौधा होता है उसमें भी पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में होता है, यानी जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें क्या होता है। तो जितने भी प्रकार के वनस्पति तेल होते हैं उसमें लंबी लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या होते हैं, श्रृंखला होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है, यानी समावयव किसे कहते हैं, यानी वह तत्व जिसका परमाणु अणुसूत्र तो समान रहते हैं किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वैसे तत्वों को कहा जाए, वैसे तत्वों को कहा जाता है समावयव, समावयन। तो इसका जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में परमाणुओं की संख्या 4 होते हैं, तो इसका 2 प्रकार के समावयव संभव है, यानी कि यहाँ इसमें CH4 है, इसमें भी कार्बन कितना है 4 है और ऑक्सीजन की संख्या कितना है 4 दूना 8 2 10 होगा। इसमें भी यहाँ भी कार्बन की संख्या कितना है 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। तो संरचना सूत्र अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र क्या है, समान है, इसे ही कहा जाता है समावयन। तो ब्यूटेन का 2 समावयन संभव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, यानी मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें तत्वों का जो वर्गीकृत किया वो किस आधार पर किया, तो वो उसने किया था परमाणुओं के द्रव्यमान के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, यानी जो अमोनिया होता है NH3 तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है, तो 1:3 होता है। इसका सूत्र होता है NH3, तो N 1 होगा, हाइड्रोजन 3 होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है इनमें से। तो इसमें कौन है, तो इसमें जो एथेनॉल है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका जिसे अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाने वाला भी तुरंत बताए थे, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ये स्वाद में खट्टा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न में से कौन सा कार्बन के अपर रूप है, यानी कार्बन के रूप कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये सारे के सारे कार्बन के अपर रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि यदि संरचना सूत्र अलग अलग हो और किंतु अणु सूत्र समान हो उसे कहा जाता है समावयन, यानी समावयवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बुझा हुआ चूना, यानी कि जब चूने को खरीद के लाया जाता है मार्केट से और उसे पानी में डाल दिया जाता है घर को सफ़ेदी करने के लिए, तो उसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है, यानी कि भस्म कहा जाता है क्षारक को। यहाँ पर क्षारक कौन नहीं है, या जिसके अंत में OH तो हाइड्रोक्साइड तो ऐसे ही क्षारक होता है। तो यहाँ पर क्या NaCl ये अम्ल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड, यानी कि अम्ल है ये सोडियम क्लोराइड। अगला है जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क, जस्ता का अयस्क क्या है, यानी जस्ता हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए कौन से अयस्क का हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो जस्ता के अयस्क को कहा जाता है जिंक ब्लेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन है एक,
यानी सिलिकॉन एक क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो सिलिकॉन एक उपधातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण में सबसे अधिक किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, यानी जो अल्कोहल होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो अल्कोहल में उपस्थित नहीं होने में क्या, तो सबसे पहले अल्कोहल का अगर हम रासायनिक सूत्र देखें तो अच्छा है, यानी कि अल्कोहल में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, यानी मेथनोइक अम्ल जो होता है, अभी तुरंत बताए थे कि मेथनोइक अम्ल को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, नेटल के पौधे में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, यानी स्वपोषी पोषण के लिए जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सभी चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस चीज़ में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है या होता है। तो विद्युत बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो उसमें गतिशील कण जो होते हैं उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, बिजली कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम है, यानी कि ओम का नियम है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है V बराबर IR। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। जो विभवांतर है, यानी कि जिसे वोल्टेज कहते हैं अंग्रेजी में, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या आता है। वोल्ट को हम मापते हैं, यानी कि वोल्टेज को मापते हैं किस में, हम वोल्ट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। अगला प्रश्न है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी जो आमीटर होता है उसका प्रतिरोध होता है क्या, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। तो आमीटर होता है बहुत छोटा प्रतिरोध, यानी आमीटर में ना के बराबर प्रतिरोध होता है, तो बहुत छोटा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका गलनांक उच्च होता है और ये इसमें प्रतिरोध भी उच्च मात्रा में होता है। जो विद्युत आयरन होता है यानी स्त्री होता है, उसका जो तार होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। जो गीजर होता है उसमें नाइक्रोम का तार होता है। अगला प्रश्न है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, यानी रियोस्टेट का काम क्या है। तो रियोस्टेट का काम है धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी करना। यदि धारा के मान बढ़ गया तो उसे कम कर देगा, अगर घट गया तो उसे बढ़ा देगा। तो इसका काम है रियोस्टेट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का असाई मात्रक, यानी कि जो विद्युत आवेश है उसका असाई मात्रक क्या होता है। तो इसका असाई मात्रक कूलाम होता है, जिसे सी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, इसके अलावे होता है दाढ़ी दंत चिकित्सक करते हैं। उसके बाद जो सोलर कुकर होता है उसमें होता है, गाड़ी के हेडलाइट में, इस सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम के किस रंग के किरण का विचलन सबसे अधिक है। यानी श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 विभिन्न रंगों में बट जाता है। तो इसमें कह रहा है कि किस का विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ होता है? समतल दर्पण में कोई फोकस दूरी नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत पर। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार के बने। यानी समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करना है आपको अवतल दर्पण में, तो उसके लिए आपको वस्तु को रखना पड़ेगा उसके वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के समान आकार का होता है, लेकिन इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? यानी तारे को हम जब देखते हैं रात में तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ऊपर कई सारे अलग अलग वायुमंडल की परतें हैं, जिससे होकर के तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों को लगातार अपवर्तन होता है, जिस कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी कि हम जो किसी वस्तु को अपने आँखों से देखते हैं तो हमारे आँखों में कितने समय तक वह फिगर बना रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/16 सेकेंड के लिए वह हमारे आँखों में वह फिगर बना रहता है, यानी 1 सेकेंड के 16वें भाग। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, आवर्धित होता है, उल्टा होता है, आवर्धित होता है, सीधा और ह्रासित होता है। यानी उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा होगा और ह्रासित, ह्रासित यानी छोटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन यानी m का मान होता है। अब अवतल दर्पण के लिए आवर्धन होता है -v/u, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक एपिडर्मिस, फ्लोएम एवं जाइलम, ABC दोनों। तो देखिए संवहन उत्तक होगा यहाँ पर फ्लोएम एवं जाइलम दोनों। ये दोनों उत्तक पौधे में पाए जाते हैं। पेड़ से के पत्तों पर बने हुए भोजन को पूरे पेड़ में फैलाने का काम फ्लोएम करता है और जड़ से खनिज, नवल तथा जल को ले जाने के लिए जाइलम काम करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों संवहन का काम करते हैं। एक जल लेकर जाता है तो दूसरा बने हुए भोजन को पूरे पेड़ों में फैलाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? यानी जो प्रोटोजोआ होता है उस उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अन्वेषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो ये करते हैं विसरण के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत, यानी कि लीवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी हमारे शरीर का संतुलन बनाने में किसका योगदान होता है? तो हमारे शरीर में इस प्रश्न के अनुसार होगा सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसे हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं। और अगर इसमें कुछ नहीं रहे, ये सब नहीं रहे ऑप्शन में, अगर कान रहे तो कान होगा, यानी कि हमारे शरीर का संतुलन बनाने में कान अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? यानी किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है उसके लिए क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये भी दोनों। तो ये भी दोनों जो पुरुष होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन के कारण शारीरिक परिवर्तन आते हैं और स्त्रियों में एस्ट्रोजन के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी मानव का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकों में बटा होता है, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कोष्ठक। अगला प्रश्न है रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक उत्तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कई सारे कोशिकाओं के समूह से बना हुआ है। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? यानी जीन शब्द का सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? तो इसका सबसे पहले किया था जोहानसन ने।
अगला है तैलीय कागज होता है, यानी तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, जिससे होकर प्रकाश आसानी से, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, बिना विचलित हुए आर पार हो जाए, तो उसे कहा जाता है पारदर्शक। यानी कि उसमें कोई जैसे शीशा, आर पार चला जाएगा प्रकाश, वायु आर पार चला जाएगा प्रकाश, उसे कहा जाएगा पारदर्शक। जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता उसे कहा जाता है अपारदर्शक। यानी कि जैसे मिट्टी, दीवार, ये सब क्या है? अपारदर्शक है। जिससे होकर अंशतः यानी हल्का हल्का जाए तो उसे कहा जाता है पारभाषक। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे कागज पर तेल लगा देते तो हल्का हल्का उस पार प्रकाश जा पाता, पूर्णतः नहीं जा पाता। ट्रेस पेपर, ये सभी के सभी क्या है? पारभाषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? यानी कि लेंस के जो आवर्धन, उसका एसआई मात्रक क्या? तो आवर्धन का कुछ एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की चाल निम्नलिखित में विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उससे थोड़ा कम प्रकाश की वायु में होती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होते, एक समान कभी नहीं होती। इसका सही उत्तर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, यानी कि कम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होते हैं उसमें 2 फोकस होते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, इस फोकस की संख्या 2 होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक है, यानी यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना गया है, उसके बाद सोना को, उसके बाद कॉपर को, उसके बाद एल्युमिनियम को, उसके बाद लोहा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जो सूखे सेल होते हैं उसका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? तो वो होता है बना हुआ जस्ता यानी जिंक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1 जूल का मान होता है, यानी 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? यानी कि यहाँ पर कुछ हार्मोन दिए गए, वो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी फूलों में जो नर का प्रजनन अंग है वो क्या है? वो तो पुंकेसर है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। ये बीच में जो इस प्रकार के डंठल नुमा रहता है फूल में, उसे ही कहा जाता है पुंकेसर। अगला है, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन किसमें नहीं होता? तो द्विखंडन जो ईस्ट में नहीं होता। ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन विधि के द्वारा होता है, बाद बाकी सभी में यहाँ पर होगा द्विखंडन विधि के द्वारा, यानी एक जो कोशिका होगा वो 2 खंडों में टूट जाएगा, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत क्या है? वो है सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? यानी कि आनुवांशिकी की खोजकर्ता को किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को कहा जाता है उत्पादक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें से एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है जिसके कारण लिंग निर्धारण होता है, जिससे महिला में XX क्रोमोसोम कहा जाता है और पुरुष में XY क्रोमोसोम। अगला है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाए जाते हैं समताप मंडल में।
तो समताप मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है, यहाँ पर देखो यह है ट्रोपोस्फीयर, यह है स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पर पाया जाता है ओजोन परत, यहाँ लिखा है ओजोन लेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोपोस्फीयर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।